हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हाँ, अगर आपके पास नई बुक है तो शायद चैप्टर का नंबर कुछ और हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था बच्चों? पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट व्हाट इज फोर्स, जहां पे हमने समझा था कि फोर्स इज आइदर पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने बात करी थी बच्चों, दो फोर्सेस के बारे में बात करी हमने। एक तो फोर्स होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होगी अपोजिट। दूसरा हो सकता है क्या? दूसरा होता है बैलेंस्ड फोर्स, जहां पर अपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जाता हो। बच्चों आज हम लोग इंस्पायर होंगे किनके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, हमारे पास कौन है? हमारे पास है गैलीलियो साहब। इनके द्वारा इंस्पायर होंगे हम, और इनके इंस्पिरेशन से जो न्यूटन साहब ने 3 लॉज बनाए थे, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन साहब ने क्या करा? गैलीलियो सर से इंस्पायर हुए और इन्होंने 3 लॉज दे दिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ आया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आया और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आया, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं गैलीलियो साहब से क्या प्रेरणा ली न्यूटन अंकल ने। ठीक है, तो अपन को क्या करना है बेटा? अपन को एक सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इस क्या कहते हैं इसे, हाँ, इसकी मदद लेता हूं और फटाफट से एक ट्रायंगल खड़ा कर देता हूं। राइट, चलो भैया, घूमना है आपको। चलिए, राइट, अच्छा, आपके पास एक ये सरफेस हो गया। अब मान लीजिए इस सरफेस की जो हाइट है बच्चों, इस सरफेस की जो हाइट है कितनी है? इस सरफेस की हाइट है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। और एग्जैक्टली इसके टॉप पर मैंने क्या रख के रखी है? एक मार्बल रख के रखी। क्या रख के रखी है? मार्बल रख के रखी है। राइट, मैंने क्या करना है? मैंने इस मार्बल को इस रैंप के ऊपर लाके रख देना है और एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना है बच्चों, जहां पर क्या होगा? चलिए आप रोटेट हो जाइए और हॉरिजॉन्टल, यस, हाँ। तो क्या बताना चाह रहे हैं अपन ऐसा बात कर रहे हैं कि जो मार्बल है इट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। ओके, इट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। और ये जो सरफेस है बच्चों, ये सरफेस कैसा है? इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस दोनों ही तरफ। राइट, अगर ये मेरा रैंप ए हुआ और ये रैंप बी हुआ, तो दोनों ही के जो सरफेस है वो कैसे हैं? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि ये सरफेस जो है हमारी बॉल को रोकने का बिल्कुल भी प्रयास करने वाले नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी? ये मोशन में आ जाएगी और एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ पहुंचेगी इस बॉटम पे। ठीक है, और धीरे धीरे क्योंकि वो स्पीड में आ चुकी है, तो वो क्या करेगी? वो इस ऊपर रैंप पे चढ़ने का प्रयास करेगी। अब मुझे बताइए कितना दूर तक जा सकती है? क्या ये इस रैंप के बाहर निकल के गिर जाएगी? क्या इस रैंप के बाहर निकल के गिर सकती है? नहीं। अच्छा, क्या ये इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? मतलब यहां पर कहीं भी जाकर रुक जाएगी? नहीं। कहां तक जाएगी? ये एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पे जाकर के रुकेगी, उतना ही डिस्टेंस पे जाकर रुकेगी जितने से आपने इसको स्टार्ट किया था। मतलब अगर आपने इसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया था, तो ये उतना ही हाइट, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उतनी ही हाइट तक पहुंचेगी। तो अगर ये यहां से इस पॉइंट x से ये y पॉइंट हुआ और ये z हुआ, तो अगर x से y पर आने में इसने 15 मीटर ट्रैवल किया था, तो जब ये y से z पे जाएगी बच्चों, तब भी ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? ये 15 डिस्टेंस से ट्रैवल करेगी, 15 मीटर का डिस्टेंस से ट्रैवल करेगी। और हाइट कितनी ऊंचाई से ड्रॉप किया था? 10 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया था, तो ये हाइट भी कितनी अटेन करेगी? 10 मीटर की हाइट ही अटेन करेगी। तो चलिए ये केस 1 हुआ। ठीक है, अगर इन दोनों सरफेसेस, इस दोनों रैंप की एंगल क्या थी? सेम। अगर मानो ये 45 था और ये 45 था,
तो जितना डिस्टेंस हमारे रोलिंग बॉल ने ट्रैवल किया था नीचे गिरते वक्त, उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रोल करते हुए जब ऊपर जाएगा तब। हाँ, खाली ध्यान ये रखना है कि जब वो नीचे आ रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगी कम, मतलब डिक्रीज हो गई। चलो अब दूसरा केस देखते हैं फटाफट से। देखो ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब किया था गैलीलियो ने, और जो उनके रिजल्ट मिले उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब एक सरफेस क्रिएट करना है, एक रैंप क्रिएट करना है अपने को, जहां पर अपन क्या करेंगे, सेम चीज करने वाले हैं। चलिए मान लीजिए इसकी हाइट भी कितनी है, इसकी हाइट भी है 10 मीटर। अच्छा यहां पे तो मैं बैठा हूं ना, इधर तो मैं बैठा हूं, तो यहां पे अगर मैं बैठा हूं तो आपको क्या दिखेगा, चलिए मैं अपने आप को साइड पे ले जाता हूं। चलिए मिश्रा जी आप इधर आ जाइए। ओके ऑलराइट, सो अब तुम क्या देखोगे बच्चों, अब तुम क्या देख रहे हो, अब तुम देख रहे हो कि मैंने क्या करा है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट से एक दूसरे रैंप की तरफ स्लाइड करवाना है, राइट। इस 10 मीटर की हाइट से मेरी ऑब्जेक्ट जो थी उसको अपन को क्या करना है बच्चों, उसको अपन को, ओहो चलिए कंट्रोल सी आया, वापस जेड हो गया क्या, कंट्रोल सी, चलो इधर आओ फटाफट से, पेस्ट, ऑर्डर में फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके अच्छा, अब मैंने क्या करा बेटा, देखो अब अच्छे से समझना है ना, एकदम बढ़िया से समझना, कहीं पे कोई भी डाउट मत रखो आप, राइट। चलो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये एक्स पॉइंट से पहुंचेगी इस वाई पॉइंट पर, तो क्या होगा, नीचे गिरते वक्त हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी बताइए। जब ये नीचे स्लाइड कर रही होगी तो हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज होगी। सही बात है बेटा, पूरी गलत बात है, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा इंक्रीज होते होते वो पहुंची वाई पर, अब वाई से कहां जाएगी, वाई से जाएगी जेड तरफ। अच्छा अब मुझे बताओ, जब ये जेड पर जाएगी, जब ये जेड पर जाएगी तो कितनी हाइट अटेन करेगी बेटा, कितनी हाइट अटेन करेगी, उसको उतनी ही हाइट अटेन करनी है, उतनी ही हाइट अटेन कर पाएगी जितनी हाइट से वो ड्रॉप हुई है। कितनी हाइट से ड्रॉप हुई थी, 10 मीटर से, कितने मीटर से, 10 मीटर से। तो अब ये 10 मीटर की हाइट अटेन करने का कोशिश करेगी, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी कितने मीटर का हाइट अटेन करने का कोशिश करेगा बेटा, 10 मीटर का हाइट अटेन करने का कोशिश करेगा। तो इट विल गो समवेयर इन हियर, यू अंडरस्टैंड, इट विल गो, कहां पर जाने का प्रयास करेगी बच्चों ये, जस्ट अ मिनट, यस, तो वो यहां से 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने का प्रयास कर रही है। कौन प्रयास कर रही है बेटा ऊपर जाने का, हमारी ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट जाने का ट्राई कर रही है। बट नाउ आई वांट टू आस्क यू, ये जो एक्स वाई था यहां से यहां तक का, और ये वाई से जेड, क्या एक्स वाई और एक्स जेड, सॉरी वाई जेड, क्या एक्स वाई और वाई जेड सेम हो सकते हैं, क्या एक्स वाई और वाई जेड सेम हो सकते हैं, नहीं बच्चों नहीं। वाई जेड जेड जो इसने ट्रैवल करा, मतलब जब ये ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि मैंने यहां पर एंगल को देखा कम होते हुए, तो मैं देखूंगा बॉल ऊपर जाते वक्त अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट राइट। चलिए ये केस 2 हुआ। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसी सिनेरियो में थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, क्या थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। चलो फटाफट एक और रैंप खड़ा कर आ जाए। देखो आप अगर फिजिक्स को, है ना, आप अगर, ये क्या बना दिया, आप अगर फिजिक्स को थियोरेटिकली समझने जाओगे तो बेटा आप बड़ा परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन फिजिक्स को ना प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। जितने ज्यादा लाइव एग्जाम्पल, जितने ज्यादा एग्जाम्पल से आप फिजिक्स को समझोगे, फिजिक्स है ना आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी बच्चों, ओके। तो व्हेन आई टीच इन द क्लास आई इंश्योर कि भाई जितने ज्यादा हो सके मैं उतने ज्यादा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूं, राइट। चलिए क्या करा जाए, इसे अपन रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे, मजा नहीं आया,
और इसको रोटेट करेंगे वापस, ये तो गलत ही हो रहा है, चलो वर्टिकल करें, अब हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ठीक है। चलो बेटा आप समझना, अब मैंने क्या करा है, अब मैंने 2 रैंप लिए हैं, और जो दूसरा रैंप मैंने लिया बच्चों, राइट, जो दूसरा रैंप मैंने लिया उसकी एंगल मैंने और कम कर दी, उसका एंगल मैंने और कम कर दिया। तो आप कुछ समझ पाओगे, कि क्या होगा यहां पर, हाँ क्या होगा, आइडिया लग पाएगा आपको। चलिए ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं यहां से, कितने मीटर की हाइट बेटा, सेम 10 मीटर की हाइट, ये अपना पॉइंट एक्स हो गया, ये अपना पॉइंट वाई हो गया। एक्स से वाई की तरफ जाते हुए वेलोसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अभी ये एंगल कितना था, ये 30 था। ऊपर वाले केस में आ जाओ फटाफट, ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल मान लो 45, और ये एंगल कितना था, ये एंगल 30 था, ठीक है। ये एंगल अभी भी अपना कितना है 45, इस एंगल को मैंने घटा करके कितना कर दिया, 15 डिग्री कर दिया। तो बेटा मुझे एक बात बताओगे तुम, अब इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करो, ठीक है, इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करो। मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से देख पाओ। ऑलराइट, नाउ you tell me when you compare both of these cases, this is your case second and this is your case third। पहला तो अपन ने देख के रखा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर z है तो ये वाला yz, केस थर्ड वाला yz और केस 2 वाला yz, दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कहां पे डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो बॉल है, वो कहां पे डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, बताइए। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो बेटा कहां पर ज्यादा होगा, केस 3 में। क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल जो है वो क्या है, कम है। तो हमारी ऑब्जेक्ट चलती जाएगी जब तक वो कितना 10 मीटर का हाइट, ये दोनों हाइट क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये ऑब्जेक्ट चलती जानी चाहिए। ये सारी बातें थियोरेटिकल है बच्चों, ऐसा होना चाहिए था कब, जब मैंने आपको शुरुआत में जो केस बताया, वो क्या केस बताया मैंने शुरुआत में आपको, मैंने कहा कि हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चों, एक तो ये ऑब्जेक्ट स्मूथ होनी चाहिए और जो हमारा सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ा जाए, अब क्या किया जाए, अब एक लास्ट केस देखते हैं। तो आपको क्या है ना, ये पूरा का पूरा जो चीज है समझ में आ जाएगा, और हम लोग क्यों ये गैलीलियो के लॉ की बात कर रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, गैलीलियो भाई की हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। देखिए अपने पास ये सरफेस था, ओके, ये रैंप बना रखा है अपन ने, एंड यहां से अपन के पास अपने पास एक स्ट्रेट सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, राइट। मैंने क्या करा बेटा, व्हाट डिड आई डू, आई टूक अ बॉल अगेन, अ मार्बल मे बी, एंड आई ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर अगेन, राइट। दिस इज माई पॉइंट वाई एंड दिस इज माई पॉइंट एक्स। अब ये एक्स से वाई पहुंच गया फटाक से। अब क्या है बेटा, इसको कितनी हाइट अटेन करनी थी, हमेशा याद रखो, जितना आपने ड्रॉप किया था उतना ही एलिवेशन वापस चाहिए। अगर 10 मीटर की हाइट से आपने ड्रॉप किया था तो उठना कितना चाहिए, 10 मीटर। तो बेटा ये तो सीधा चलता ही जाएगा, इसको 10 मीटर मिलने वाला ही नहीं है, ये चलते ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको मोशन में सेट कर दिया और ये मोशन होता ही रहेगा, हमेशा चलते ही रहेगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि क्रिएट करना एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल है ही नहीं। क्रिएटिंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा आप नहीं ट्रेन कर सकते हो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी ऑब्जेक्ट चलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं कभी। बट ऐसा हो रहा नहीं है, एक फ्रिक्शन नाम का दुष्ट सा एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा बेटा, रोक देगा। इस फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे बाद में। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। एक ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को या एक ब्लॉक को रखा हुआ, लेट अस कॉल दिस ब्लॉक ए। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इज इट परफॉर्मिंग एनी मोशन, इज इट एट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, कहां पर है वो? सही है, इट इज एट रेस्ट, राइट। नाउ यू टेल मी, ये ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट पे रहेगी? जैसे एक पौधा है, गमले का पौधा है, एक पौधा है गमले में, वो पौधा कब तक उस गमले में पड़ा रहेगा? इनफैक्ट वो गमला ही वहां पर कब तक पड़ा रहेगा?
जब तक उसको कोई वहां से उठा करके साइड पे रखे। सही है, सही है। इस ब्लॉक के बारे में बताओ, ये ब्लॉक कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? ये ब्लॉक कब तक ऐसे पड़ा रहेगा बच्चों? ये ब्लॉक तब तक ऐसा पड़ा रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये जो बॉक्स था या ब्लॉक जो था वो आगे स्लाइड कर जाएगा। बराबर। अच्छा, दूसरा चीज, अब इसी ब्लॉक पर, इसी सरफेस पे अपन क्या करते हैं, अपन एक मार्बल को रोल करवाते हैं और कंसीडर करते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस। तो ये ऑब्जेक्ट अगर रोल करना स्टार्ट करती है, अगर ये मार्बल रोल करना स्टार्ट करती है, तो ये क्या कभी रुकेगी? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, कोई रोकने वाला चीज है ही नहीं। क्या करती रहेगी? हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स ना लगे। बात समझ में आई? ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स ना लगे। मतलब अगर रेस्ट पे थी तब भी उसको फोर्स ही रोक रहा था, अभी उसको सेट कर रहा था मोशन में। और अगर मोशन में है तब भी क्या देख रहा हूं मैं? तब भी मैं क्या देख रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स ही होगा जो उसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा। तो यहीं पे हमारे पास न्यूटन भैया का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। यहीं पे हमारे पास न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट or in a state of motion will continue to do so unless acted upon by any external अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको पढ़ो बार बार। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मतलब एक ऐसा बॉडी ये या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ठहरा हुआ हो या तो चल रहा हो, विल कंटिन्यू टू डू सो, तब तक वो वही स्टेट को मेंटेन करेगा जब तक, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अगर मोशन पे है तो मोशन करता रहेगा और अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी पड़ा रहेगा। तो मैं कहूंगा, मैंने बात करी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्या बात करी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। डेफिनेशन देख लो, अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में और आगे बढ़ते। इसका मतलब क्या है? अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका हुआ ही रहूंगा और मैं मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूंगा। ये मेरी एबिलिटी है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इनर्शिया। क्या कहा जा रहा है बेटा? इसको कहा जा रहा है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। मतलब अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट करता रहूं और अगर मैं मोशन में हूं तो मोशन करता रहूं। तो मेरी वो गुणवत्ता, मेरी वो प्रॉपर्टी, मेरी वो कैरेक्टरिस्टिक, मेरी वो एबिलिटी कि मैं अपने स्टेट को मेंटेन कर सकूं, उसे क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्शिया। मतलब ये बॉल तब तक स्लाइड करता रहेगा, इसके स्लाइड करने की एबिलिटी को क्या कहा जाएगा? इसके स्लाइड करने की एबिलिटी को कहा जाएगा इनर्शिया। क्या बोलेंगे बेटा? इनर्शिया। अब हम लोग बात करते हैं फटाक से इनर्शिया के टाइप की। हम लोग किसके बारे में बात करें बच्चों? अब हम लोग बात कर रहे हैं इनर्शिया के टाइप की। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा सा हो सकता है बट मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल भाषा में तुमको समझाने की। देखो, मेरा काम है तुम्हें समझाना, ठीक है? मेरा काम क्या है? तुम्हें समझाना। ये लिखने दिखाने वाला काम जो है या पढ़ने पढ़ाने वाला काम जो है बेटा वो तुम्हारे पर है, ठीक है? अपना काम क्या है? सिर्फ तुम्हें समझाना है। कहीं गाड़ी तुम्हारी रुक रही है तो अपने को बता दो, अपन क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में लेकर के आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया में आइए। सबसे पहला क्या होता है? इनर्शिया ऑफ स्टेट होता है, ठीक है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ
रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है यार? जैसे मान लो तुम बैठे हो किसके अंदर, तुम खड़े हो, इनफैक्ट ये अपनी बस है, ठीक है, ये बस है, आई डोंट नो ये कुछ और ही लग रहा है, ये आपकी एक बस हो गई, ठीक है। अच्छा, बस जैसा आप लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया जाता है और यहाँ पे छोटी छोटी लाइन से खिड़की लगा देते हैं, ओके। यहाँ पर इस बस के अंदर खिड़कियों को हटा देते हैं और आपको कहीं पे मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर कहीं पे खड़े हो और अभी आप दोनों ही, ये जो आप हो, मान लो आपका नाम है चुन्नू, ठीक है, आप हमारे चुन्नू हो गए और ये हमारी बस हो गई। अभी दोनों किस पे है बेटा? दोनों का स्टेट क्या है? दोनों ही रेस्ट पे, दोनों ही क्या है? रेस्ट पे। अब अचानक से क्या करा मेरे ड्राइवर ने, इस बस को आगे बढ़ाना चालू कर दिया, पहले गियर में डाल के ड्राप से उड़ा दिया, मतलब भगाना चालू किया। तो आपके ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा उसका? अगर बस झटके से आगे बढ़ी है तो आप पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। पहले आप और बस दोनों रेस्ट पे ही थे, अब बस मोशन में आ गई है, आप अभी भी रेस्ट पे। समझे बात? पहले ये जो आपकी बस थी, आप इसमें थे, बस और आप दोनों रेस्ट पे थे। अब बस तो अचानक से मोशन में आ गई है, ठीक है ना, बट क्या आप मोशन में आ पाए हो? क्या आप मोशन पे आए हो? नहीं। क्यों? आपका इनर्शिया क्या है? आपको रोक के रख रहा था। आपका स्टेट क्या था? रेस्ट पे था ना। इनर्शिया क्या करेगा? आपको रोक के रखेगा। बट अब क्योंकि जिसके ऊपर आप चढ़े हुए थे, जिस बस पे आप थे, वो बस ही मोशन में आ गई है, तो आपको भी तो मोशन में आना होगा। तो आप मोशन में कैसे आओगे? आप स्लाइड करोगे पीछे। तभी जब बस स्पीड में जाती है, आप क्या देखते हो? अचानक से जब बस चलती है तो आप पीछे सरक जाते हो। ये क्या हुआ? ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, अब आया आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा? ये बस के एग्जांपल लेते चलते हैं, अपने हो गया थोड़ा सा आसान रहेगा। चलो बस को छापते हैं, फटाफट से कॉपी पेस्ट मारते हैं बस को। आपका नाम अभी चुन्नू मुन्नू ही है, ठीक है ना? चलो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बना ही लेते हैं। ओहो हो मेरा माइक, हो। अच्छा, ये यहाँ पर कहीं पे आपका उतरने वाला दरवाजा हो गया, आप यहाँ पर कहीं पर खड़े हुए हो, ठीक है। आपकी बस आगे जा रही है, बस का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा, बस के अंदर आप हो तो आपका भी मोशन यहाँ पर था। अब आप दोनों ही मोशन में हो। बस वाले अंकल ने क्या करा? अचानक से मार दिया ब्रेक। अचानक से क्या मार दिया? ब्रेक। तो बस तो क्या हो गई? स्टॉप हो गई। मतलब बस कहां पर आ गई? बस आ गई रेस्ट पे। आप अभी भी मोशन में ही थे, तो क्या होगा? बस तो रुक गई है, बस तो इसी पॉइंट पे स्टॉप हो गई, इसी जगह पे स्टॉप हो गई, लेकिन आप क्या हो जाओगे? आप उसी फोर्स की दिशा में आगे बढ़ते जाओगे, जहां पर जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में बस मोशन कर रही थी, उसी डायरेक्शन में आपका मोशन अभी भी चालू रहेगा। आप झटके से आगे जाओगे और फिर आप पीछे आकर के अपने आप को रोको। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे बस, जैसे बाइक में आपके साथ होगा, ठीक है ना? आप पीछे किसी बाइक पे बैठे हो और आगे वाले ने फटाक से ब्रेक मारा, तो क्या होता है? आप उसकी तरफ लीन कर जाते हो। वो किसका एग्जाम्पल बच्चों? वो है इनर्शिया ऑफ मोशन का। राइट राइट। एक अपने पास आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अरे भाई, तुम बोलोगे सर ये सब तो किताब के अंदर रहने, फिर पढ़ा क्यों रहे हो? बेटा ये सब क्या है ना, ये सब तुमको पूछेंगे कहां पर? ये तुमको एमसीक्यू में पूछते हैं, ये सब तुमको क्वेश्चन आंसर में रहेगा कि भैया क्या ऐसा ऐसा क्यों होता है कि जब बस वाले अंकल जब गाड़ी चलाते हैं, है ना, स्टेशनरी से जब बस वाले अंकल मोशन में आते तो हम पीछे क्यों चले जाते हैं, या फिर जब अंकल ब्रेक मारते तो हम आगे क्यों झुकते हैं, या फिर जब बस सीधे जाते हैं तो अचानक से घूमती है, टर्निंग लेती है, तो हम उस टर्न के डायरेक्शन में क्यों झुक जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन बनते थे, उसी का आंसर है बच्चा, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्शन में क्या होगा। आप देखो कि आपकी बस है ना, आपकी बस है, सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, अचानक से टर्न ले लिया स्पीड में, धीरे नहीं स्पीड में। तो ऐसा होगा, आप देखोगे कि यहां तक तो सब कुछ सही था, बट जब ये बस टर्न ले रही होगी तो आपका जो था ना, आपका डायरेक्शन, आपका भी डायरेक्शन उस टर्न की दिशा में हो जाएगा। मतलब अगर ये गाड़ी इस दिशा में टर्न कर रही है तो आपकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगी। आप क्या कर रहे हो? आप उसी डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहे हो।
इनर्शिया क्या होता है? मेंटेन करना अपने स्टेट को ना। तो आपका स्टेट ऑफ मोशन कौन सा था? सीधे जा रहा था, बस घूम गई, आप अभी भी सीधे जाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। बट देन क्योंकि आपका मास बस के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो क्या होता है, आप भी बस के अकॉर्डिंगली मूव करने लग जाते हो। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा मास। तो आई दो चीजें, हमारा इनर्शिया और जो मास है, दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? जुड़े हुए हैं। इनर्शिया और मास दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। अब इसमें लिखना लिखाना इतना कुछ खास नहीं है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप आप लोग ये जो मैं कर रहा हूं ना, आप इसका पर्पस समझ पाओ बेटा। आप है ना, मैं चाहता हूं आप इस चीज का पर्पस समझो कि मैं आपको समझाने पर ज्यादा फोकस दे रहा हूं, राइट। माई होल ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो बात? आप इस टॉपिक को समझो, आप ऐसा मत करो कि लिखने लिखाने वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। जब तक समझोगे नहीं तब तक लिखोगे क्या? रट के जाओगे क्या? फिजिक्स रट के जाओगे? बताओ मुझे, है? बायो रटना होता है यार, फिजिक्स को रट के जाओगे। इनफैक्ट बायो भी रटना नहीं होता, वो भी समझना ही है। रटना नहीं है बच्चों, समझना है। थोड़ा समय लो, वीडियो को धीमे कर दो। मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो तो जो भी देख रहे हो आप देखो, बट टेक योर टाइम, टेक टाइम एंड पुट एफर्ट्स। समझो बात, टेक सम टाइम एंड पुट एफर्ट्स फॉर लर्निंग, राइट। सबसे मुश्किल काम पढ़ाई है बेटा, सबसे मुश्किल काम पढ़ाई है, बट इसका फल जो है बहुत मीठा है। अब देखो यार, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलो है, और एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 किलो है। अच्छा, बाहर लिखते हैं 20 किलो। बताओ ये क्या करेगी? आपको इसको धक्का देके बाहर सरकाना है और आपको इसको धक्का देके सरकाना है। किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? 2 किलो वाले को सरकाने में कि 20 किलो वाले को सरकाने में? 20 किलो वाले को सरकाने में। अच्छा, तो ये स्टेशनरी था, ये स्टेशनरी रहने का प्रयास कर रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो तो आपके ऊपर रेजिस्टेंस लग रहा है। ये 20 किलो का था तो ये आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा। अभी आगे जाके बताऊंगा, ये आप पे फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हो ना, जैसे आप इस पे दम लगा रहे हो, आप इसको धक्का दे रहे हो, उसके सामने ये भी आपको धक्का देगा थोड़ा बहुत, पर आपको महसूस नहीं होगा, वो बाद में महसूस होगा, बताऊंगा उसके बारे में मैं। वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेकर समझाता हूं, तुमको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तुम देखो, ये खड़े हो तुम, ये अपने अपने वो चुन्नू है, चुन्नू भैया, चुन्नू भैया, इस चुन्नू भैया को टक्कर मारी एक साइकिल ने, ठीक है। इस चुन्नू भैया को टक्कर मारी एक कार ने। बताओ चुन्नू भैया को कहां पर सबसे ज्यादा चोट लगी? अमीन, कौन से सिनेरियो में ज्यादा चोट लगेगी और किस सिनेरियो में दूर ज्यादा फेंकाएंगे वो टक्कर लगने के बाद? साइकिल से के कार से? साइकिल से के कार से? क्यों? जो भी तुम्हारा आंसर है, क्यों? साइकिल से तो दूर जा नहीं सकते, टक्कर लगेगी कार की तभी दूर फेंकाएंगे, क्यों? साइकिल के मुकाबले कार का जो मास है ना बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से वो जो मोशन में थी उसका मोशन का क्या होगा? वो भी ज्यादा रहेगा। उसका ओवरऑल जो है ना मास ज्यादा, इसके लिए उसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये बात ध्यान में रख के रखनी है कि जितना ज्यादा मास होगा, इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही कम उसका इनर्शिया होगा। अगर इनर्शिया कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स कम लगाना पड़ेगा। और अगर इनर्शिया ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा बेटा? ज्यादा लगेगा। तुम धीरे गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक कम भी मारोगे तब भी गाड़ी रुक जाएगी, बट अगर तुम 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो और तुमको गाड़ी झटके से रोकनी तो फटक से हाथ मारो, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ पा रहे हो? चलो, आज हमने बात करी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो फटाफट से एक बार मैं रिवीजन देता हूं आपको, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है। देखो, अपन ने बात करी, पहले तो रिवीजन लिया कि पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था, फोर्स के बारे में बात करी, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे, फोर्स के बारे में बात करी, फिर गैलीलियो से इंस्पायर होकर जो न्यूटन ने 3 लॉ बनाए उनके बारे में बात करी। इसमें से हमने गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा है, जहां पे हमने ये देखा है 4 अलग अलग केसेस देखे थे। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ एक सर्टन हाइट से, तो वो ऑब्जेक्ट उसी हाइट को पाने की वापस कोशिश करता है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम करता जाएगा, जैसे यहाँ पे हम धीरे धीरे कम करते जा रहे थे, वैसे स्लोप से स्लाइड करने के बाद हमारी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो ज्यादा होगा, बशर्ते सरफेस कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। और इसी फ्रिक्शन लेस सरफेस के बेसिस पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव किया, जिसने हमें ये बताया कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
तो हमने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा बच्चों, हमने डेफिनेशन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एन अल्टरनेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट तब तक अपना स्टेट मेंटेन करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं, और उसकी ये एबिलिटी के अपने स्टेट को मेंटेन कर सके उसे कहा जाता है इनर्शिया। स्टेट दो होंगे, या तो रेस्ट का होगा या तो मोशन का होगा। और इनर्शिया के 3 टाइप देखे अपन ने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और लास्ट में हमने समझा रिलेशनशिप बिटवीन इनर्शिया एंड मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास उतना इनर्शिया कम। इनर्शिया कम होगा तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, रेस्ट पे लाने के लिए, और अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आई होप कि यहाँ पर आपको जितना मैंने डिस्कस करवाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो, और लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स तुम्हारे लिए भला 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 शायद हो जाए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें। गुड नाइट एंड टेक केयर।